सो देयरफॉर अब बच्चे इंटेंसिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन क्या है, तो गौर से सुनिएगा। यहां पे एक डायाफ्राम पड़ा हुआ है, एक सरफेस है, ठीक है, एक एरिया है, यहां से साउंड वेव्स आ रही हैं, ठीक है, ये एक सोर्स था, यहां से साउंड वेव्स आ रही हैं और इसके साथ टकराएंगी। साउंड वेव्स की डायरेक्शन क्या ये, और ये उसके साथ कितने डिग्री के एंगल बना रही है सरफेस, 90 डिग्री। तो साउंड वेव्स अपनी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर पड़े हुए, ये इनकी डायरेक्शन है, इनके क्या पड़े हुए, परपेंडिकुलर पड़ी हुई सरफेस को 1 सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर करती है। अगर इसका एरिया हम 1 मीटर स्क्वायर कर दें और इसका एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव्स 90 डिग्री कर दें, ठीक है, ये कंडीशंस है, ये डेफिनेशन है। साउंड एनर्जी असल में क्या है, इंटेंसिटी किसको स्पेसिफाई करेगी, साउंड एनर्जी को, पासिंग पर सेकंड एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर यहां से एक चीज डिड्यूस करूं तो आपको याद होगा बिकॉज़ वी नो दैट पावर किसके बराबर होती है, एनर्जी बाय टाइम, ऐसा ही है ना, W बाय टी। अब अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा कर लूं तो ये पावर नहीं बन जाएगा। सो देयरफॉर दिस आई कैन राइट दिस इंटेंसिटी इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, पावर कैपिटल P, जो वो तो उसका यूनिट आएगा ना, तो कैपिटल P डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, ठीक है। तो ये यही कह रहा है। अब अगर इसको लिखता तो दिस इज व्हाट, I इज इक्वल टू एनर्जी फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू ए यूनिट एरिया, थ्रू ए यूनिट एरिया, एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू ए यूनिट एरिया, और वो कैसे पड़ा होगा, हेल्ड, जिसको रखा गया हो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी बच्चे ये बताएगी कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द सरफेस इन 1 सेकंड, ठीक है, बाय ए वेव, दैट इज that the surface is held perpendicular to the direction of propagation of waves। कि साउंड वेव्स ने 1 सेकंड में किसी सरफेस को कितनी एनर्जी ट्रांसफर की, कौन बताएगी, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी किसको स्पेसिफाई कर रही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो कि ट्रांसफर कर रही है साउंड वेव्स किसी भी सरफेस को। बट लाउडनेस ये नहीं, लाउडनेस ये बताएगी कि उस एनर्जी ने कितना इफेक्ट प्रोड्यूस किया उस सरफेस में। अगर सरफेस जो कि एयर ड्रम है वो डिफेक्टिव है तो कम असर पैदा होगा, अगर सेंसिटिव है ज्यादा असर पैदा होगा। लाउडनेस इज द अमाउंट ऑफ, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द सरफेस, बट हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब किसी को आपने 2 सरफेसेस हैं, एक डिफेक्टिव एक सेंसिटिव है, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है, लेकिन एक में असर ज्यादा पैदा हुआ, दूसरे में असर क्या हुआ, तो साधारण भाषा में ये कह दीजिए कि जो लाउडनेस है वो उस सरफेस के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है। समझ आ नहीं यार, क्या है कि वो तेजी से वाइब्रेट कर भी सकती है, नहीं कर सकती। सो देयरफॉर बच्चे याद रखना, जो इंटेंसिटी है ये कॉज है, ये वो एनर्जी है जो सेंसेशन पैदा कर रही है, और जो सेंसेशन पैदा हो रही है वो लाउडनेस है। इसका मतलब लाउडनेस डिपेंडेंट है इंटेंसिटी पे। अगर इंटेंसिटी मतलब पर सेकंड जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ज्यादा होगी तो लाउडनेस भी ज्यादा होगी। तो जो इंटेंसिटी है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, और जो लाउडनेस वो डिपेंडेंट अपॉन द इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी कॉज है, वजह बन रही है, लाउडनेस असर है, ठीक है, इफेक्ट है, प्रॉब्लम किसी को। चले आगे, इंटेंसिटी की वजह से लाउडनेस कॉज हो रही है, लेकिन इंटेंसिटी लाउडनेस की वजह से कॉज नहीं हो रही। क्लियर हुआ, एनर्जी होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा ना, सेंसेशन प्रोड्यूस होगी। क्लियर हुआ, तो ये बात समझनी है आपने। तो एनर्जी पर सेकंड, सादा सी बात है, क्या इंटेंसिटी, एनर्जी पर सेकंड passing through a surface held perpendicular to the direction of propagation of waves। तो एनर्जी passing per second through a unit area, यूनिट एरिया का 1 मीटर स्क्वायर का एरिया रखा हुआ आपने, जिसको रखा गया perpendicular to the direction of propagation of waves। असल में ये एनर्जी है जो पर सेकंड ट्रांसफर हो रही है एक यूनिट एरिया को, जो कि हेल्ड किया गया, रखा गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स के परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। प्रॉब्लम थी किसी को, ये बच्चे मैंने इसका फार्मूला डाल दिया था कि एनर्जी पर सेकंड है ये। I can write it like this: intensity is E by T, energy per second through unit area, ठीक है। So where E is the energy, T is the time for which the energy is transferred, and capital A is the area of surface, ठीक है। Area of surface, T is the time for which the energy flows। So factor affecting the intensity of sound में बच्चे amplitude पे डिपेंड करती है, किस पे, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अब देखो, जब दूर देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने बताया ना जैसे जैसे फासला बढ़ता जाएगा तो पहले एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इंटेंसिटी भी क्या होगी,
ज़्यादा होगी। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ऐसा ही है ना, तो आस्ता आस्ता वेव भी मध्यम हो जाती है। अब मैं यहाँ से आवाज़ दे रहा हूँ, मॉडल टाउन में आवाज़ नहीं सुनाई देगी मेरी, जो बंदे मेरे करीब है वहाँ तक आवाज़, तो क्या होता है जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो वेव्स है उनकी एनर्जी कम होती है तो उनका एम्पलीट्यूड छोटा होता है, वेव्स जो है वो बिल्कुल मध्यम हो जाती हैं। सो ये वजह है। तो अब जो यहाँ पे है वो एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफर होगी और यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो कम ट्रांसफर होगी। प्रॉब्लम, बट हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इट विल बी टेकन इनटू अकाउंट बाय इंटेंसिटी। इसका जवाब कौन देगी? इंटेंसिटी देगी। बट हाउ मच इफेक्ट इज प्रोड्यूस, इसका जवाब कौन देगी? लोडनेस देगी। और इंटेंसिटी असल में किस पर डिपेंड कर रही है? अगर ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी, अगर कम एम्पलीट्यूड होगा तो कम एनर्जी ट्रांसफर होगी पर सेकंड। तो इसका मतलब जो इंटेंसिटी है वो भी एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉब्लम किसी को ये बच्चे, अब डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिटी एंड लाउडनेस क्या है जी? आपके साउंड, तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन पहले हम डाल देंगे, ये करते हैं ना हम लोग। पहला तो बच्चे डेफिनेशन का फर्क होता है, इधर भी हमने, ठीक है। तो क्या, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिवनेस ऑफ। इंटेंसिटी का कोई ताल्लुक नहीं, इंटेंसिटी का ताल्लुक एनर्जी के साथ है, कान की सेहत के साथ नहीं है। लेकिन लाउडनेस का ताल्लुक किसके साथ है? सेंसिटिवनेस के साथ है, कान की सेहत के साथ भी है, ठीक है। अब ये मैंने डेफिनेशन डाल दी थी, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू ए यूनिट एरिया एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। ये कैरेक्टर ड्यू टू व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द लाउड एंड द फेंट साउंड। फिर क्या, इंटेंसिटी डिफाइंस द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यही है ना, दैट इज ट्रांसफर्ड पर सेकंड थ्रू द यूनिट एरिया एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। लेकिन लाउड ने डिफाइन करती है मैग्नीट्यूड ऑफ सेंसेशन को जो कि प्रोड्यूस होता है कान में। तो ये क्या हुआ? काज हुआ ना, और ये क्या हुआ? इफेक्ट हुआ। तो ये लिखा, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिवनेस ऑफ फिजिकल कंडीशन बट द लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन फिजिकल कंडीशन। सो इंटेंसिटी इज द कॉज एंड लाउडनेस इज द इफेक्ट। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन मैं आपको रिकॉल करवाऊँ तो मैंने करवा दी थी कि इंटेंसिटी स्पेसिफाई करती है हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द साउंड वेव्स इनटू द ईयर ऑफ लिसनर और टू ए सरफेस दैट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। मतलब हाउ मच एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड। लेकिन लाउडनेस जो है वो ये बताते हैं कि वो एनर्जी कितना सेंसेशन पैदा कर रही है, कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है इन द ईयर। क्लियर हुआ? सो वेबर फेचनर जो था उसने फिर ये जो था ये हमने फर्क भी देखा था। सो वेबर फेचनर का लॉ क्या है? वेबर फेचनर लॉ स्टेट करता है कि लाउडनेस जो है और जो इंटेंसिटी है, अब इंटेंसिटी एनर्जी बताएगी, इंटेंसिटी इज द कॉज कि हाउ मच एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द ईयर, और जो सेंसेशन है जो कि लाउडनेस है वो इफेक्ट है। तो वेबर फेचनर लॉ आपको ये बता रहा है कि कॉज और इफेक्ट के दरमियान में क्या असर है, या सादा अल्फाज में लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। समझा? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो ये जी उसका लास्ट स्टेट करता है, लाउडनेस सेल ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इट्स इंटेंसिटी आई। जो इंटेंसिटी है उसका लॉगरिथम जो है, इसका मतलब इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और लाउडनेस डिपेंडेंट है। तो ये बच्चे हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे ये कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ आई इंटेंसिटी। ये मैथमेटिकल फॉर्म है वो वर्ड में था कि लाउडनेस ऑफ साउंड एल is directly proportional to the logarithm of the intensity, that is I, and intensity defines the amount of energy that is transferred to the listener or to the destination. अब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, के आ जाएगा, याद है ना? जब के आएगा तो फिर क्या होगा? हमारे पास इक्वेशन में हमारी जो प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है इक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। So where k is the constant of proportionality and its value depends upon the system of units in which I and L are measured. समझ आया कि जो k है इसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी और लाउडनेस के यूनिट्स पे कि किस सिस्टम में आपने इन दोनों को मेजर किया। अब उसके बाद इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड का मतलब क्या? सो बच्चे हमने इंटेंसिटी भी मेजर की, डेफिनेशन है उसकी, लाउडनेस को हमने डिफाइन किया, पता किया क्या होती है। अब ये इंटेंसिटी लेवल है क्या? तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी लेवल को हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, वजह क्या है? तो जरा पहले गौर एम समझ लेना फिर बात करेंगे। तो हमारा एम ये है कि वी हैव टू डिफाइन ए स्केल ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी विल कंपेयर द लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स। हम क्या करेंगे? दो साउंड्स की लाउडनेस को कंपेयर करेंगे, कौन सी साउंड की लाउडनेस ज्यादा, किसकी कम है। हम जा रहे हैं एक स्केल डिफाइन करने, एक यूनिट डिफाइन करने फॉर द कंपैरिजन ऑफ द इंटेंसिटी। ठीक है? अब क्योंकि हम इंसान है और हम चीज़ों को एब्सोल्युटली लर्न नहीं कर सकते,
एब्सोल्युटली मेजर नहीं कर सकते, हम कंपेयर करके चीज़ों को मेजर करते हैं। तो हमने क्या किया, जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है, वो साउंड जिसको हम, वो मध्यम तरीन आवाज़ जिसको हम सुन सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को हमने कह दिया आई नॉट। क्या कह दिया? और वो कितनी है पता है आपको? 10 raised to power minus 12 watt per meter square। आई नॉट कितनी है? दिस इज आई नॉट, द इंटेंसिटी ऑफ द फेंटेस्ट साउंड इज 10 raised to power minus 12 watt per meter square। क्यों आया? मैंने बताया था कि हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है वो पावर पर यूनिट एरिया, एनर्जी ट्रांसफर इन 1 सेकंड टू द परपेंडिकुलर एरिया। ठीक है, समझ आ लिया? तो दिस इज पावर इज मेजर्ड इन वॉट and area in meter square, so therefore this is watt per meter square, and this is the faintest sound that you can listen, that can produce the sensation in your ear। इससे नीचे अगर उसकी इंटेंसिटी होगी तो वो साउंड आपके कान में सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? तो क्या है जी, इंटेंसिटी लेवल क्या है? तो यहाँ कंपैरिजन होगा किसी अननोन साउंड का। ठीक है, तो क्या है डिफरेंस? डिफरेंस का मतलब क्या? क्या डिफरेंस का मतलब क्या? आउटपुट ऑफ सब्ट्रैक्शन। आपने मिनिमम साउंड कौन सी ले ली है? आई नॉट, जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। अब एक वो साउंड जिसको आप सुन रहे हो और वो फेंटेस्ट साउंड नहीं है, तो इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी आई नॉट से ग्रेटर ही होगी। अब बात समझ आई नहीं आई? या तो आई नॉट होगी या आई नॉट से ग्रेटर होगी। तो आपने क्या करना है? द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड एंड द लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड। लाउडनेस ऑफ unknown sound L और faintest sound क्या? L naught is called the intensity level of the unknown sound। जो unknown sound है वो faintest sound के मुकाबले में कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, ये intensity level आपको बताएगा। फिर गौर से सुन लीजिए, हमने अब आवाजों को मेजर करना है, उनकी पैमाइश करनी है लाउडनेस की बेसिस के ऊपर। वो कैसे करनी है कि हमने फेंटेस्ट साउंड के साथ कंपेयर करके दूसरी साउंड्स को बताना है कि ये जो साउंड है फेंटेस्ट साउंड के मुकाबले में कितने गुना ज्यादा है, कितने गुना कम है। ये नया हम स्केल अब लोग जो है वो डेवलप करने जा रहे हैं, और इस स्केल को डेसिबल स्केल कहते हैं। तो बंदा पूछे डेसिबल स्केल पे नोट लिखिए, तो आप लोगों ने क्या करना है? ऐसे लिखना है। ठीक है, ये एक ऐसा स्केल है जिसके अंदर हम लोग जो साउंड है उसको कैटेगराइज करते हैं, उसको मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेसिबल स्केल। ठीक है, कैसे हम क्रिएट करेंगे उसे, इसकी डिटेल्स अब आगे आ रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल जो है, इसकी क्या डेफिनेशन है कि द डिफरेंस बिटवीन द अननोन साउंड L, जो डिफरेंस है किसके दरमियान में? अननोन साउंड की इंटेंसिटी में। अब अननोन साउंड की इंटेंसिटी L है और L नॉट। दिस डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द unknown sound and the faintest sound, this is called the intensity level of sound। और कौन सी साउंड होगी? जो आपको अननोन है, इसकी तो आपको इंटेंसिटी पता है। तो अननोन साउंड की जो इंटेंसिटी होगी वो आपने सब्ट्रैक्ट कर देनी है नोन साउंड की जो इंटेंसिटी है उसके, या लाउडनेस है उसके अंदर से, तो आपको साउंड लेवल ऑफ द अननोन साउंड पता चल जाएगा। फिर गौर से सुनिए, एक साउंड है आपको अननोन है, मैंने क्या कहा जा रहा है, इसकी इंटेंसिटी बताइए। तो आपने क्या करना है? उसकी लाउडनेस में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड को, तो आपको इंटेंसिटी लेवल मिल जाएगा अननोन साउंड का। ये है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड एंड द लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड इज कॉल्ड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द गिवन साउंड ऑफ द अननोन साउंड। प्रॉब्लम अब इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड जो है डेसिबल स्केल, वैसे हम लोग यहां डेवलप करने जा रहे हैं। ये उसके ऊपर नोट लिखेंगे। तो फर्स्ट कर लीजिए, इफ L नॉट इज द लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड एंड इट्स इंटेंसिटी इज I नॉट, एंड कैपिटल L बी द लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड एंड इट्स इंटेंसिटी इज I। जो फेंटेस्ट साउंड है आपके पास, उसकी लाउडनेस L नॉट है, इंटेंसिटी I नॉट है। जो गिवन साउंड है या अननोन साउंड है, उसकी लाउडनेस L है और इंटेंसिटी I है। अब अगर मैं वेबर-फेचनर लॉ को यूज करके इसकी वैल्यू डाल दूं L नॉट की, तो ये किसके बराबर आ जाएगी? K टाइम लॉग ऑफ I नॉट। और जो मेरे पास L है वो बराबर आ जाएगा K टाइम लॉग ऑफ I। मतलब अपनी इंटेंसिटी के लॉगरिथम के K टाइम्स उसके बराबर आ जाएगा। समझ आ गया? अब बच्चे गौर से सुनिएगा, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 से 1 को माइनस कर दूं, क्योंकि इंटेंसिटी लेवल की डेफिनेशन L माइनस L नॉट है,
तो मैं एल से एल नॉट को माइनस करूंगा ना बाय डेफिनेशन, क्योंकि मैंने इंटेंसिटी लेवल का स्केल डिफाइन करना। सो देयरफॉर वी विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो ये मैंने लिखा बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो एल पहले डाल दी एल नॉट, अब एल की वैल्यू क्या, के टाइम लॉग ऑफ आई, और एल नॉट की वैल्यू के टाइम लॉग ऑफ आई नॉट, दोनों से के कॉमन कर लिया, अंदर क्या बच गया, लॉग ऑफ आई और लॉग ऑफ आई नॉट बच गया। अब आपके पास बेटा एक कोशेंट लॉ था लॉगरिथम का, लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a बराबर होता है, क्योंकि मैंने बताया लॉग डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देता है, याद है ना। तो log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a, याद है। तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, ये हमने अप्लाई कर दिया, ये वाला रूल मैंने लिखा भी हुआ आपको, ठीक है। अब मैंने बेस हटा दिया 10, मैंने कहा अंडरस्टूड बेस क्या 10 है, ये कॉमन लॉगरिथम है, समझ आ गया। अब बच्चे ये k की वैल्यू हमने डिटरमिन करनी है, यहाँ हम बताएंगे कि l माइनस एल नॉट, द डिफरेंस जो कि l माइनस एल नॉट है, द डिफरेंस बिटवीन द लोनेस्ट l ऑफ अननोन साउंड एंड द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इज कॉल्ड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द अननोन साउंड, ये दिस इज बाय डेफिनेशन, बाय कौन सी डेफिनेशन, जो मैंने पीछे वाली स्लाइड पे आपको दी है, साउंड लेवल की, इंटेंसिटी लेवल की, क्लियर हुआ। तो इस वजह से अब हम क्या करेंगे, जहां पे L माइनस एल नॉट आ रहा है वहां पे इंटेंसिटी लेवल डाल दें। कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 5 में, जो कि हमने पीछे ये 3 में हमने डाल दिया, इक्वेशन नंबर 5 बन गई, ठीक है जी। अब बच्चे k की वैल्यू डिटरमिन करनी है, ठीक है। अब हमें पता है ये फेंटेस्ट साउंड है, तो आई उससे कोई बड़ी साउंड होगी। अब इसको डिटरमिन करने के लिए, और याद रखें डेसिबल स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके अंदर किसी भी साउंड की जो इंटेंसिटी है ना, उससे 10 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जाएगा। 10 हो गया, 10 की पावर 2 हो गया, 10 की पावर 3 हो गया, 4 हो, समझ आया ना, इस तरह। नहीं समझ आई मेरी बात, क्लियर हुआ। तो अब हमने क्या करना, हम ये कह दें द वैल्यू ऑफ के किस पे डिपेंड करेगी, आई के यूनिट पे, आई नॉट के यूनिट पे, और इंटेंसिटी लेवल के यूनिट। अब इंटेंसिटी लेवल का यूनिट क्या होगा, बेल है, ये क्या, इसका यूनिट क्या, बेल। इंटेंसिटी लेवल का यूनिट क्या, बेल। क्यों रखा गया बेल, आगे डिटेल बता रहा हूं, हिस्टोरिकल डिटेल भी है इसकी। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन आई नॉट एंड द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल, ये लिखा हुआ। अब अगर जो आई है, आई नॉट तो मैं पता है, अगर जो आई है उसकी वैल्यू आई नॉट के 10 टाइम्स के बराबर हो, मतलब जो अननोन साउंड है उसकी इंटेंसिटी फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी से 10 गुना ज्यादा हो, इसका मतलब समझते हो, 10 टाइम्स आई नॉट, तो इसका मतलब ये बढ़ा ना, फिर आई नॉट को कितनी दफा ऐड करोगे, 10 दफा, तो फिर कहीं जाके क्या बनेगी, आई बनेगी। आप समझ आए इसका मतलब। और इंटेंसिटी लेवल कितना हो, 1 बेल। अगर इसकी वैल्यू 1 बेल हो, इसकी वैल्यू 10 आई नॉट हो, और ये तो आई नॉट ही रहेगा, तो हमने क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी 5 में, तो जहां पे आई था वहां पे 10 आई नॉट डाल दिया, ठीक है। नीचे आई नॉट है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, लॉग ऑफ 10 रह जाएगा। और आपको पता है मैंने एक रूल बताया था, लॉग की बेस का लॉग लिया जाए आंसर 1 आता है, ये रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब इसकी बेस 10 है तो लॉग 1 आ जाएगा इसका। सो देयरफॉर जो k है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, k विल बी इक्वल टू 1। समझ आया या नहीं आया। अब k की वैल्यू 1 को हम किस में पुट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में पुट कर देंगे, यहाँ पे k इज इक्वल टू 1। जब 1 पुट करेंगे तो इंटेंसिटी लेवल विल बी log ऑफ i बाय i नॉट आ जाएगा, k वहां से वैनिश कर जाएगा। ये तो ये अब इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एक नया स्केल जो है वो डेवलप करेंगे। कहते बेल इज अ वेरी लार्ज यूनिट, जनरली स्मॉलर यूनिट कॉल्ड द डेसिबल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। सो डेसी मीन 10th पार्ट। अगर 1 बेल है मेरे पास लिखा हुआ, तो आई वांट टू कन्वर्ट इनटू द डेसिबल, सो व्हाट आई विल हैव टू डू, आई विल मल्टीप्लाई दिस बेल विद 10 रेज़ टू पावर -1 एंड उसको डिवाइड भी करूंगा, 7 बेल आ गया। एंड यू नो दिस 10 रेज़ टू पावर -1 इज डेसी, ठीक है, स्मॉल d, दिस इज स्मॉल d। सो देयरफॉर आई विल रिप्लेस दिस 10 एंड d, और कैपिटल ये जो बेल है इसको कैपिटल B से रिप्लेस कर देंगे, बेल से। सो दिस विल बिकम 10 डेसिबल। तो 1 बेल में कितने डेसिबल्स होते हैं, 10 डेसिबल्स होते हैं, प्रॉब्लम किसी। सो ये हमने रिप्लेस कर देना, दिस कैपिटल B स्मॉल। सो 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। नो, इसी वैल्यू के जब हम इक्वेशन में, तो बेल की जगह पे जब 10 डेसिबल पुट करेंगे, हमें पता है कि एक बेल में 10 डेसिबल होते हैं,
तो यहाँ 10 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जो यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद अगर मैं वैल्यू पुट भी करूँ इसकी जगह पे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नॉट, बेल की जगह पे 10 dB आ जाएगा और ये 10 हम शुरू में लिख देंगे यहाँ पे, ये वैल्यू आ गई। ठीक है जी। So using the equation number 6 we can construct a scale for measuring the intensity level of sound called decibel scale। ये बात। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछे डेसिबल स्केल की क्या डेफिनेशन है, तो आपने क्या करना है, ए स्केल that is constructed for measuring the intensity level of sound on the basis of following equation। What equation? This equation is called decibel scale, problem physical, a scale that is used to measure the intensity level of sound using this equation, on the basis of this equation is called the decibel scale, is called the decibel scale। अब ये जो I naught की वैल्यू है, where I is the intensity of given sound and I naught is the intensity of faintest audible sound, and where I naught is equal to 10 raised to the minus 12 watt per meter square। अब एग्जांपल है जी, कहते हैं फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की आपने इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो सॉल्यूशन डालते हैं जी। हमें गिवन क्या है जी, पहली बात तो आई नॉट की हमने इंटेंसिटी लेवल, तो आई नॉट की वैल्यू में पता है 10 रेज टू पावर माइनस वाट पर मीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, इंटेंसिटी लेवल, या उसे साउंड लेवल भी कहते हैं, हमने ये फाइंड करना। सो बिकॉज हमें पता है कि जो साउंड लेवल होता है वो बराबर होता है 10 log ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई, और ये में गिवन है कि आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये तो गिवन है। जो साउंड किसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है, फेंटेस्ट साउंड की, तो गिवन साउंड कौन सी है, फेंटेस्ट है, ये तो पक्का नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा, तो आई भी आई नॉट। क्लियर हुआ? सो पुटिंग द वैल्यूज वी विल हैव 10 टाइम log ऑफ आई नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट, आई नॉट से आई नॉट कट गया तो हमारे पास जो साउंड लेवल आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा 10 टाइम्स log ऑफ 1, और log ऑफ 1 क्या होता है, 0। सो 10 टाइम्स 0 क्या आ जाएगा, 0 dB। सो जो साउंड लेवल है फेंटेस्ट साउंड का वो 0 डेसिबल है। क्लियर हुआ? समझ आ नहीं आया? अब उसके बाद बेटा रसलिंग ऑफ लीव्स जो है, रसलिंग ऑफ लीव्स, हमने इसकी इंटेंसिटी जो है वो डिटरमिन करनी है, तो वो कैसे डिटरमिन की जाएगी, हम इसको देखते हैं। ये जी, तो 0 डेसिबल आ गया। अब जो रसलिंग ऑफ लीव्स हैं इनकी, इसकी क्या इंटेंसिटी है, रसलिंग ऑफ लीव्स की क्या इंटेंसिटी है कुछ जो बताए, इंटेंसिटी आई क्या है रसलिंग ऑफ लीव्स की, 10 रेज टू पावर माइनस 11, ये तो फेंटेस्ट थी ना, तो जो परतों की सरसराहट की इंटेंसिटी होती है उस साउंड की, दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 11, ये लिखा भी होगा यहाँ पे। सो हियर दे आर सेइंग टू यू दिस इज फेंटेस्ट ऑडिबल रसलिंग ऑफ लीव इज 10 रेज टू पावर माइनस 11। क्लियर हुआ? सो फॉर द सेकंड न्यूमेरिकल वी विल हैव फॉर 2 I is equal to 10 raised to power minus 11 watt per meter square and I naught, क्योंकि हमारे फार्मूले में ये दोनों है ना, 10 raised to power minus 12 watt per meter square, and we will have to determine the sound level or the intensity level। Solution is, क्या करना हमने solution में, because we know that sound level is 10 times log of I divided by I naught, where the value of I is 10 raised to power minus 11 divided by 10 raised to power minus 12। ये ऊपर जाएगा, पावर ऐड होगी, माइनस 11 प्लस 12 कितना हो गया, कितना हो गया, दिस इज log ऑफ 10 आ जाएगा, और बाहर भी 10 है इसके, तो 10 टाइम ये 1 आ जाएगा log ऑफ 10। सो देयरफॉर साउंड लेवल फॉर द रसलिंग ऑफ लीव्स इज 10 dB डेसिबल इज प्रॉब्लम। अब कोई बंदा कहता है नहीं जी मुझे तो विस्पर की, जो आप कान में एक दूसरे के खुसर खुसर कर रहे होते हो,
सरगोशियां कर रहे होते हैं एक दूसरे के कान में, तो उसकी आवाज ये निकाल लोगे आप, कितनी आ जाएगी? +12 करो 3 आया, लॉग ऑफ 10⁻³ कितना होगा? 3, तो 3 को 10 30 डेसिबल आ जाएगी, ये उन्होंने लिखा हो। ये कितने? -8 + 4 आएगा, log ऑफ 10⁻⁴ = 4, 40 डेसिबल आ जाएगा। तो ये इस तरह आपने निकाला बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ? नहीं हुआ? बात नहीं समझ आई? मैं दोबारा समझाने को तैयार हूँ। अगर आ गई है तो फिर हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। 9 बच्चे, साउंड और इंटेंसिटी लेवल, गौर से सुनिएगा। कहता है द ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटीज रेंजिंग फ्रॉम 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर से लेकर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक इंसान का कान जो है इंटेंसिटीज को सुन सकता है। और जैसे ही 1 वाट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी की साउंड को इंसान का कान सुनता है, उसके अंदर दर्द होना शुरू होता है। किसी के कान में मुंह लगा कर कुहू कहते हैं ना, कुहू, तो उससे कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त जो साउंड की इंटेंसिटी होती है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, कान में दर्द शुरू होता है ऐसी आवाज सुन के। सो दैट साउंड है द इंटेंसिटी लेवल 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। पहले तो ये समझो ना कि ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड करता है किन इंटेंसिटीज को? 10 रेंज जो इंसानी कान की रिस्पॉन्ड करने की इंटेंसिटीज को, वो कितनी है? 10⁻⁻12, बहुत छोटी है, 1000 अरबवां हिस्सा है 1 वाट का, ठीक है। -12 से लेकर 10⁻12 से लेकर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक की जो साउंड है, उनकी इंटेंसिटीज जो है इंसानी कान उनको रिस्पॉन्ड करता है, मतलब उनको सेंस कर लेता है, उनको महसूस कर लेता है। 1 वाट पर मीटर स्क्वायर की जो साउंड है वो कान में दर्द पैदा कर देती है। अब कह रहा है बिकॉज द रेंज इज सो वाइड, अरबों में है ये रेंज, सो इंटेंसिटीज आर स्केल्ड बाय द फैक्टर ऑफ 10। इस वजह से जितनी भी हमने इंटेंसिटीज यहां पे लिखी हैं वो 10 के फैक्टर्स की फॉर्म में लिखी है। जो स्केल डेवलप होगा वो भी 10 के फैक्टर्स की फॉर्म में डेवलप होगा, ठीक है। So because the range is so wide, intensities are scaled by the factor of 10. The barely audible and the faintest intensity of sound is, ये क्या barely का मतलब होता है? barely बमुश्किल, मुश्किल से सुनी जा सकने वाली। The barely or faintest intensity of sound is this. इसको इस टेकन एज द रेफरेंस, जैसे हमने 1 मीटर को रेफरेंस माना हुआ, बाकी सारी लेंथ उससे कंपेयर करते हैं, ऐसा ही है ना। हमने 1 सेकंड को रेफरेंस माना हुआ, तो जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है उसकी इंटेंसिटी को हम लोगों ने रेफरेंस मान लिया है, और बाकी सारे की सारी इंटेंसिटी उससे कंपेयर करके बताई जाती हैं। ये 10 डेसिबल है, लेकिन जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी आपने खुद कैलकुलेट की, दैट इज 0 डेसिबल। सो देयरफॉर समझ आया, इज टेकन एज द रेफरेंस एंड कॉल्ड द जीरो बेल। और बेल क्यों कहते हैं? ये एक साइंटिस्ट के नाम को खराज तहसीन पेश करने के लिए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को खराज तहसीन पेश करने के लिए उन्होंने बेल नाम रखा है इसका। तो इसने मेरे ख्याल में टेलीफोन ईजाद किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड बट आल्सो ऑन द फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर। आपको पता है द ह्यूमन ईयर इज मोर सेंसिटिव टू सम फ्रीक्वेंसीज रादर देन द अदर्स। तो कुछ फ्रीक्वेंसीज के लिए इंसानी कान ज्यादा हसास होता है। अब ये फिर क्या किया, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमने क्या किया, इसका देखो ये डेसिबल और ये एम्पलीट्यूड कितना, अगर साउंड की इंटेंसिटी कितनी हो 0 डेसिबल तो उसका एम्पलीट्यूड ये है, ठीक है। अगर ये है तो ये साथ एम्पलीट्यूड। डेसिबल स्केल इज ए लॉगरिथमिक मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स। इन ए लॉगरिथमिक स्केल इक्वल इंटरवल्स correspond to the multiplying by 10 instead of adding equal amounts। अब ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि इन ए लॉगरिथमिक स्केल जो होता है उसके अंदर इक्वल इंटरवल्स जो होते हैं ना करस्पॉन्ड टू मल्टीप्लाइंग बाय 10। उनका मतलब किससे मल्टीप्लाई? 10 से मल्टीप्लाई 10 ऐड करना है। अब 0 पे 10 था, जैसे आपने 2 किया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मजीद इसको 2 टाइम्स किया, मजीद 10 से मल्टीप्लाई, इसको मजीद 2, ऐसे ही है ना। इसमें ऐड करते जा रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 10 से। इसमें आप कितना ऐड कर रहे हैं? 20 20 20 20 20 20। और यहाँ जो एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है वो किससे? 10 टाइम मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ ना, मल्टीप्लाइंग स्केल है। क्विक क्विज है जी आपका। तो व्हाई द वॉइस ऑफ ह्यूमन इज मोर श्रिल देन द
देन दैट ऑफ मैन। वीमेंस की जो आवाज़ है वो इतनी शुरील क्यों होती है, इतनी बारीक क्यों होती है बनिस्बत मर्दों के? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव डिटरमिन्स इट्स लाउडनेस एंड पिच। कहते हैं साउंड वेव की कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो आपको बताती है उसकी लाउडनेस के बारे में और पिच। साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज है ना, भी वेव्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका एम्पलीट्यूड है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी वेवलेंथ है जी। लाउडनेस के बारे में हमें वो बताता है, जैसे ये एक वेव मैं बना रहा हूँ यहाँ, हालांकि होती कंप्रेशनल है, तो जो एम्पलीट्यूड है वो लाउडनेस के बारे में हमें बताएगा, जो फ्रीक्वेंसी है मतलब हाउ मेनी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी विल स्पेसिफाई द पिच, विल डिटरमिन द पिच और विल be responsible for the pitch and amplitude is responsible for the loudness. What would happen to the loudness of the sound with increase in frequency? अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें किसी, मतलब आपके पास ये वेव थी, आपने एम्पलीट्यूड वही रहने दिया, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाउडनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि लाउडनेस तो फ्रीक्वेंसी पर वो नहीं करती, मतलब डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है? अगर एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा तो फ्रीक्वेंसी चाहे आप जितनी मर्जी चेंज कर दो, लाउडनेस नहीं चेंज होगी। इफ यू आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी यू आर चेंजिंग द पिच, यू आर चेंजिंग द पिच। इफ यू आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी यू आर चेंजिंग द पिच। इफ यू आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी यू आर चेंजिंग द पिच। इफ यू आर चेंजिंग द एम्पलीट्यूड यू आर चेंजिंग द लाउडनेस। समझ आ गया ना? ये बातें पक्की रखनी है बात में। द लाउडनेस विल रिमेन सेम because it doesn't depend upon the frequency, it depends upon the amplitude, so therefore it will remain same, it remain as it is. आगे क्या है जी? For your information, a sound wave with a frequency ये 3500 hertz and an intensity of 80 decibel sounds about twice as loud as the sound of 120. कहता है ये जो साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, ठीक है, और क्या है इसकी, ठीक है, 80 डेसिबल साउंड्स अबाउट ट्वाइस, ये 2 गुना ज्यादा बेटा क्या करती है, असर पैदा करती है टू अस। जितनी अगर 125 हर्ट्ज की आवाज इतना असर पैदा कर रही है तो 3500 हर्ट्ज की जो आवाज है वो उससे 2 गुना ज्यादा असर पैदा करेगी। नहीं समझ आया? लेकिन दोनों की इंटेंसिटी क्या है? नहीं समझ आया होगा ये बात। बच्चे देखो, एक साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 3500 हर्ट्ज है। अगर 3500 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी की आवाज जो है वो भी 80 डीबी, समझ आ नहीं है, 80 डेसिबल उसका भी साउंड लेवल, ठीक है। और जो दूसरी है कितने वाली एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना भाई यहाँ पे, तो उसमें ज्यादा होगी, इसमें कम। 125 वाली का भी साउंड लेवल क्या हो, इतना ही हो। इंटेंसिटी है ना, मतलब 125 हर्ट्ज के बाद ने जितनी एनर्जी ट्रांसफर की उतनी 3500 हर्ट्ज वाली एनर्जी ट्रांसफर करे, तो वहां से इंटेंसिटी आप कैलकुलेट करेंगे और इंटेंसिटी की मदद से आप साउंड लेवल कैलकुलेट करेंगे। मेरी बात नहीं क्लियर हो रही है आपको? ये देखो, आपके पास 125 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की आवाज है, एक 3500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की आवाज है, तो क्या यार इसका एम्पलीट्यूड भी वही हो और इसका एम्पलीट्यूड भी वही हो, तो फर्क है? नहीं समझ आया हमें बच्चे? फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है ना। तो अगर ये भी जो एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, जो इसकी इंटेंसिटी है वो भी आई हो और इसकी इंटेंसिटी भी क्या हो, आई हो, ये तो पॉसिबल है ना कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने ट्रांसफर की उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये ट्रांसफर कर दे। तो जब दोनों साउंड्स आपके कान में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करेंगी, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ये ग्रेव साउंड है, ये श्रिल साउंड है, बट दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर की टू योर ईयर, ठीक है। तो जब आपने दोनों का साउंड लेवल कैलकुलेट किया तो कितना आया? जब इंटेंसिटी आई सेम है तो साउंड लेवल भी क्या होगा, सेम होगा, और वो आ गया 80 डीबी। आप समझ आए? आई नॉट तो आपको पता नहीं करेंगे ना, साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 टाइम्स लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई। जब दोनों का आई सेम है तो फिर साउंड लेवल भी क्या होगा, सेम होगा, साउंड लेवल भी क्या होगा, मतलब इसकी इंटेंसिटी आई जो है वो भी 10 रेज टू द पावर -4 है, ठीक है, और इसका भी क्या 10 रेज टू -4 है। तो जो इसकी इंटेंसिटी आएगी वो भी 10 डेसिबल होगी और इसकी भी कितनी आएगी, 80 डेसिबल होगी।
ठीक है, अगर दोनों का साउंड लेवल सेम हो, दोनों का साउंड लेवल क्या हो, तो ये जो आवाज है इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से जो ये कान में असर पैदा करेगी, जो लाउडनेस होगी वो इसकी ज्यादा होगी, इसकी क्या होगी, कम। हालांकि दोनों का साउंड लेवल सेम है, जो इफेक्ट कान में प्रोड्यूस होगा, जो असर, इन दोनों साउंड्स की पिच डिफरेंट है। दोनों की पिच क्या है, क्यों पिच डिफरेंट है? एक की फ्रीक्वेंसी 125 हर्ट्ज है, 135 हर्ट्ज है। आप समझ आया? दोनों की पिच ही डिफरेंट है। जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो पिच भी क्या डिफरेंट है। अब एम्पलीट्यूड सेम है, उसने कहा अच्छा जी, जो 125 हर्ट्ज की मीन लो पिच की साउंड थी, उसने भी कान में जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस की वो 10⁻⁻⁴ थी, तो उसका साउंड लेवल कितना का 80 dB। कैलकुलेट कर लोगे ना, आई की जहां पे वैल्यू पुट करो 10⁻⁴ यहां पे, तो 10 टाइम लॉग ऑफ 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12 तो पक्का होगा नीचे आई नॉट की जगह, ये तो पक्का होगा। आप कैलकुलेट करेंगे 10⁻+8 आएगा, लॉगरिथम लेंगे तो 8 आंसर आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करके 80 dB आपका साउंड लेवल आ गया। तो कैलकुलेट किया, इसका भी साउंड लेवल 80 dB आया, इसका साउंड लेवल भी 80 dB आया। तो कहा अगर कोई सी दो साउंड्स जिनकी पिच डिफरेंट है और उनका साउंड लेवल सेम है, आप समझ आया, एक की पिच P1 है और दूसरे की पिच P2 है, इसका साउंड लेवल भी 80 dB है और इसका साउंड लेवल भी। अब ये क्यों है भाई, एनर्जी है ना, P1 वाली पिच ने भी सेम एनर्जी दी, उसने भी इक्वल एनर्जी दी। मेरी बात समझ आई नहीं आई, क्लियर नहीं हुआ, समझ आ गया? अब क्लियर हो गया तो बेटा ये कह रहे हैं कि जो आवाज, जब दोनों साउंड्स का साउंड लेवल सेम है तो जिस आवाज की क्या पिच ज्यादा है, 3500 हर्ट्ज जिसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, साउंड्स अबाउट ट्वाइस एज लोड एज दिस, जितनी लाउडनेस ये प्रोड्यूस करेगी ना, उसकी 2 गुना ज्यादा लाउडनेस कौन प्रोड्यूस करेगी, ज्यादा पिच वाली साउंड। जिस साउंड की पिच ज्यादा है ना, वो ज्यादा लाउडनेस क्रिएट करेगी, चाहे दोनों का साउंड लेवल सेम है। तो ज्यादा पिच की साउंड ज्यादा असर करती है कान पे, बेशक दोनों का साउंड लेवल सेम हो। अगर दो डिफरेंट पिच की आवाजों का साउंड लेवल सेम होगा, साउंड लेवल क्या होगा, सेम होगा, दो सेम साउंड लेवल की साउंड्स, लेकिन अगर उनकी पिच डिफरेंट हो तो वो साउंड जिसकी पिच ज्यादा, वो कान में ज्यादा लाउडनेस क्रिएट करती है। ये है इनका बताने का मकसद। पिच ज्यादा तो लाउडनेस भी क्या होगी, जो कान में इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, चाहे साउंड लेवल सेम हो दोनों का। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज बिकॉज, इसका ये ऐसा क्यों है, अवर ईयर्स आर मोर सेंसिटिव टू दिस साउंड। अभी कहा था ना मैंने पीछे कि इंसानी कान जो है वो कुछ फ्रीक्वेंसीज के लिए ज्यादा हसास होते हैं। The human ear is more sensitive to some frequencies. So ये क्यों हुआ, क्योंकि इंसानी कान जो है उसमें जो लाउडनेस है उसका ताल्लुक कान की सेहत के साथ भी है, कान की नेचर के साथ भी है। तो ये जो साउंड है इसके लिए इंसानी कान ज्यादा सेंसिटिव है बजाय इस साउंड, इस वजह से। It is because our ear is more sensitive to this frequency, ठीक है, this sound than to this sound. Therefore intensity by itself does not mean loudness. इंटेंसिटी का अपना मतलब लाउडनेस नहीं है। देखो दोनों की क्या थी, इंटेंसिटी सेम थी, इंटेंसिटी लेवल दोनों का सेम था, मतलब जो इस साउंड की इंटेंसिटी थी वही इस साउंड की इंटेंसिटी थी, लेकिन इस साउंड ने कान में ज्यादा असर पैदा किया और इस साउंड ने कान में। अभी हमने पीछे कहा था ना कि जो लाउडनेस है वो कान की सेहत पर इन्हिसार करती है, कान की नेचर पर, सेंसिटिविटी पर इन्हिसार करती है। इंटेंसिटी जो है वो कान की सेहत पर इन्हिसार, दो सेम इंटेंसिटी की साउंड है, दो सेम इंटेंसिटी की साउंड्स हैं, बट दोनों की पिच डिफरेंट है। अब इंसानी कान जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स द 35 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 125 हर्ट्ज के लिए सेंसिटिव। तो जिसके लिए इंसानी कान ज्यादा हसास होगा उसके लिए असर भी, लाउडनेस भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ये समझाने का मकसद है कि कान की नेचर पर भी लाउडनेस डिपेंड करती है और वेव की फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करती है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की साउंड आ रही है। समझ आया? रिस्पॉन्स ही नहीं है। So, therefore, intensity by itself does not mean loudness. Loudness is how our ear detect and our brain perceives the intensity of sound wave.
तो जो लाउडनेस है उसका ताल्लुक किसके साथ है? हमारे कान के। हो हमारा कान कैसे डिटेक्ट करेगा और हमारा दिमाग कैसे परसीव करेगा, कैसे उसको वसूल करेगा, कैसे उसको समझेगा। समझ आया? उसके बाद बेटा क्या जी, फ्रीक्वेंसीज ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड ऑन द मास ऑफ इट्स प्रॉन। ट्यूनिंग फॉर्क की जो शाखें होती है ना, शाखें, उनके ऊपर ट्यूनिंग फॉर्क, उनका जो मास है उसके ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। अब एक शाख जिसकी मास ज्यादा है उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिसका मास कम है उससे जो, क्योंकि वो जल्दी वाइब्रेट करेगी। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ इट्स प्रॉन। ग्रेटर द मास लोअर इज द फ्रीक्वेंसी एंड लोअर द पिच। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन व्हिच मींस लोअर द पिच। बात समझ आ गई है? क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। ये इको का टॉपिक आज समझना, कल समझना, मुझे भी बता दीजिए। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। कल बचे डेसिबल स्केल के बारे में पूछूंगा आपसे, डेसिबल स्केल क्या होता है। मैंने डिफाइन तो किया है डेसिबल स्केल क्या है, स्केल दैट इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, टू मेजर द इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ द साउंड इज कॉल्ड द डेसिबल स्केल। कल मैं आपको जो डेसिबल है, जो बेल है, इसकी डेफिनेशन भी दे दूंगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन बेल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन डेसिबल, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेसिबल स्केल। डेसिबल स्केल को डिफाइन करेंगे, बेल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेसिबल की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इको को डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, इसी के साथ आज हम अपना लेक्चर जो है उसे ख़त्म करते हैं। दौरान लेक्चर बच्चों को बाबुरी लगी है उसके लिए माजरत। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, फी अमान अल्लाह।